नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आज की बहस का मुद्दा है कांग्रेस के हालात को लेकर हम बात करेंगे, और ना सिर्फ कांग्रेस की हालत बल्कि यूपी में 2 साल बाद 2022 में होने वाले चुनाव की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर बिहार के चुनाव पर डालते हैं, जहां 70 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों को उतारा, लेकिन इस 70 में से सिर्फ 19 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत हासिल कर सके। यानी बिहार महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस बनी, और इसका नतीजा भी देखिए कि दबी आवाज में जेडीयू अपनी हार के पीछे कांग्रेस को ही बता रहा है, और आरजेडी जो है, आरजेडी अपनी जो हार उसके पीछे कहीं ना कहीं दबी आवाज में यहां पे कांग्रेस जिम्मेदार बता रहा है। और चलिए, बिहार की बात तो हो गई, बात उत्तर प्रदेश चुनाव की भी करते हैं। 7 सीटों पर कुल उपचुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस 7 में से 6 सीटों पर अपनी किस्मत तो आजमाई कांग्रेस के खाते में, लेकिन एक भी सीट नहीं गई। और जीत की बात तो छोड़िए, 4 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई। अब इसका नतीजा भी देखिए। उसी हफ्ते समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुले अल्फाजों में कह डाला 2022 के चुनाव में अखिलेश छोटे दलों से गठबंधन को तैयार हैं, लेकिन किसी बड़ी पार्टी के साथ वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, जाना संभव नहीं है। अब आप मानिए या ना मानिए, इशारा कांग्रेस पर ही था। बेशक कांग्रेस की हालत अब उस पार्टी की तरह हो गई है जिसको हार की आदत हो गई है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कही है। इस बात का जिक्र उन्होंने किया, और यह बात और है कि हर बार कांग्रेस की हार के बाद कपिल सिब्बल का दर्द इसी तरह निकलकर सामने आता रहा है। लेकिन इस बार कपिल सिब्बल को काफी समर्थन मिल रहा है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर भी कपिल सिब्बल की बातों से इस बार इत्तेफाक रख रहे हैं। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस कुछ सीख लेते हुए आत्ममंथन कर रही है, और अब वो कितना इसमें कामयाब होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस आत्ममंथन के लिए कांग्रेस के पास कितना वक्त है, क्योंकि देश में राजनीति के लिहाज से सब सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव अब सिर पर हैं, और कांग्रेस को क्या आज भी मजबूत नेतृत्व की कमी खल रही है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2022 की हवा क्या कह रही है, किस पार्टी की कितनी तैयारी है, तमाम सवाल और इन सवालों के साथ मेहमानों का तारुफ आपसे कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कितनी मुश्किलें कांग्रेस में यूपी में आने वाली है। कांग्रेस के लिए कितनी पार्टियां हैं यूपी में 2022 के चुनाव में, और उपचुनाव के नतीजों का आखिर क्या असर पड़ने वाला है। खासकर कांग्रेस की बात की जाए, चुनाव के वक्त राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने का नुकसान हुआ, पिकनिक पॉलिटिक्स को लेकर लगातार मुद्दा बनाया गया है। उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यूपी में कांग्रेस को अंदरूनी गुटबाजी का काफी नुकसान पहुंचता है, और पहले भी ऐसा होता रहा है। अकेली प्रियंका गांधी की कोशिश या प्रयास से कांग्रेस को जिताने के लिए वो नाकाफी साबित हो रही हैं। शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए तो इस तरफ से यूपी में कांग्रेस ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव के अलग चुनाव लड़ने से कांग्रेस का वोट भी कटेगा, यानी कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए अगर देखा जाए तो राह कांग्रेस के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। उपचुनाव सेमीफाइनल कहा जाता है, उस सेमीफाइनल में जो रिजल्ट आया है उससे साफ तौर पर यह नजर आता है कि कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह से कपिल सिब्बल का दर्द छलका है, ये कहा है कि हार की आदत कांग्रेस को हो गई है, ये बयान शायद कांग्रेस को आने वाले वक्त में और भी नुकसान पहुंचाने वाला है। हर बार चुनावी मैदान में जो हार कांग्रेस को मिलती रही है पिछले काफी वक्त से, उसके बाद कपिल सिब्बल का दर्द इसी तरह छलकता है। लेकिन इस बार उनको काफी सपोर्ट मिला है, यानी कि लगातार जो उम्मीदें कांग्रेस की जनता लगाकर बैठी है विपक्ष होने के तौर पर, उस मजबूती के साथ इस बार के चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरती हुई नजर नहीं आई है। अब इसका असर 2022 की विधानसभा चुनाव पे कैसे पड़ने वाला है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस जब आपस में ही उलझी हुई है, तब फिर सामने राजनीतिक मैदान में जो योद्धा हैं उनसे कैसे लड़ा जाएगा? चूंकि सामने मजबूत नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की ही अगर बात करें बीएसपी है, कई चुनौती देने वाले सामने दिग्गज है मैदान में। और ऐसे में अगर अंतर होगी, आपस में ही जो नेतृत्व है वो उलझा रहेगा, तो फिर रणनीति कैसे बनेगी, यही जानने की कोशिश करेंगे आज हम कि आखिर कांग्रेस का अगला एजेंडा क्या होगा, क्या रणनीति होगी, कैसे 2022 में कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, कहां खुद को कांग्रेस देखती है 2022 के विधानसभा चुनाव में। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यह कह दिया है कि हम किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, यानी वहां से एक तरीके से कांग्रेस को ना है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, और उन सवालों का ही जवाब हम आज की चर्चा में
तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, कुछ आगे जुड़ेंगे। अश्विनी शाही है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा कपिल श्रीवास्तव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जावेद अहमद है प्रवक्ता कांग्रेस के और राकेश कुमार है राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले मैं जावेद अहमद जी आप ही के पास आऊंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि सामने चुनौती बड़ी है, दिग्गज भी बड़े हैं, उनसे लड़ना है या अपने आप से? यानी अगर अंतरकला पार्टी में ही दिखाई देगी तो फिर रणनीति कैसे बनेगी 2022 की? देखिए, दल के अंदर कोई अंतरकलह नहीं। इसको आपने जिस रूप में प्रस्तुत किया है ये अंतरकलह नहीं है, ये आंतरिक लोकतंत्र है। और कपिल सिब्बल जी ने जो सवाल उठाए थे वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास मौजूद है और उस पर केंद्रीय चुनाव समिति काम कर रही है। चुनाव जय और पराजय दोनों चुनौती लेकर किसी भी राजनीतिक दल के लिए आते हैं। पराजय पर हम यह चिंतन करते हैं कि पराजय तो जब जनता जनादेश देती है तो हम राजनीतिक दल के सामने चुनौती होती है कि हम जन कल्याण का काम कितनी तेज गति से और किस गति से करेंगे और जनता की आवश्यकताएं क्या है। तो यहाँ है तो राजेश्वर की अंतरकलह ना कहेंगे, ये उचित शब्द नहीं है। अगर अंतरकलह की आप बात करेंगे तो फिर बहुत सी बातें दूसरी हो जाएंगी। गंभीर चर्चा आपने रखी है। नहीं, बिल्कुल हम यही तो समझना चाह रहे हैं कि 2022 में कांग्रेस खुद को कहां देखती है, अपना अस्तित्व कहां पा रही है, कहां देखती है कांग्रेस? कांग्रेस में संगठन का काम तेज गति से चल रहा है। ब्लॉकों का गठन लगभग अब न्याय पंचायत और ग्राम स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कमेटियों के गठन का काम तेज गति से चल रहा है। कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ नए बदली हुई कांग्रेस आपको देगी। आप उपचुनाव को देख लीजिए, 7 सीटों पे उपचुनाव हुआ, कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, 1 सीट पर हमारा पर्चा खारिज हुआ, 2 सीटों पर हम नंबर 2 पर रहे, 1 सीट पर सहयोगी गठबंधन से 3 गुना अधिक वोट पाए जी, और 3 जगह हम कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए। इसको स्वीकार कर रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं की कमी थी कि हम आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देशन और लल्लू जी के नेतृत्व में जो काम कार्यकर्ताओं को करना चाहिए था वो धरातल पर हम नहीं उसको पहुंचा पाए। ये कार्यकर्ताओं की भूल थी, हम कार्यकर्ताओं की भूल जिस कारण ये आप देखिए कि हार ने भी हमें सबक दिया है। और हम राजनीति में जो भी लोग होते हैं वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। लेकिन जावेद भाई सवाल यहाँ पे यही उठता है कि जो बिहार के नतीजे आए, जो उपचुनाव के नतीजे आए, ठीक है आपने 2 सीट पे फाइट करी लेकिन नतीजे जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। ऐसे में जाहिर है मनोबल कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भी इस तरह के नतीजों से अच्छे आते हैं तो ऊपर उठता है और जब उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो नीचे भी जाता है। संगठन का काम होता है उन कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना। अभी संगठन खुद में उलझा हुआ नजर आ रहा है। आपकी बात में दम है निश्चित रूप से, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खड़ी होती हुई भी तो राजेश्वर जी आपको दिख रही है। नतीजे आते हैं, जब वो विजय में परिवर्तित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का हौसला और बुलंद होता है। लेकिन हम तो लड़ने का ही कांग्रेस का इतिहास है। हम तो अंग्रेजों से भी लड़े और क्या उस हताशा के दौर में कांग्रेस आजादी का आंदोलन तोड़ देती, ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल लड़ाई की मानसिकता में है। जनता के जो मुद्दे हैं उस पर हम संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है जावेद जी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके अभी जवाब आगे चर्चा में आपसे हम लेंगे। अश्विनी जी का रुख में करती हूँ। अश्विनी जी देखिए, इससे पहले तमाम जो चर्चाएं हुई उसमें साफ तौर पर कांग्रेस के जो भी यहाँ पर नेता है उनका यही कहना था कि कांग्रेस ने उपचुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, यानी कि मजबूती ला रही है कांग्रेस अब। लेकिन दूसरी ओर कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि भाई हार की आदत पड़ चुकी है कांग्रेस को। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मेघना जी, कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में जो आया है रिजल्ट वो सबके सामने है, उसको कहीं कोई झुठलाया नहीं जा सकता है। कुछ प्रत्याशी इनके अच्छे थे जिनके अच्छे कर्म पर जनता ने उनको दूसरे स्थान पर पहुंचाया, मगर कांग्रेस का जो है आंतरिक चीजें बहुत ही खराब हो चुकी हैं। ये ऊपर से कुछ मुलम्मा दिखाने की कोशिश कांग्रेस जरूर कर रही है, मगर एकदम से अंदर से ये खोखली हो चुकी है कांग्रेस। न अब वो कांग्रेस रही, न उनकी वो नीतियां रही, न उनके वो नेता रहे। अब वो कुछ नहीं है।
बस ये है कि हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता भाई हैं, इनके जैसे कुछ अच्छे कार्यकर्ता हैं जो अपनी पार्टी के अस्ताचल को भी उधर की तरह दिखाना यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र है आंतरिक, ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता है कि जब कपिल सिब्बल जी खुलेआम बोलते हैं, शशि थरूर जी खुलेआम बोलते हैं, ये इस तरीके की चीजें आंतरिक लोकतंत्र अंदर बोला जाता है, ये अखबारों में बयान नहीं दिया जाता है मेरे भाई। और कांग्रेस का जो स्थिति है, देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दल हो, हर दल ये चाहता है और एक परिपाटी रही है हिंदुस्तान की, एक मजबूत विपक्ष जो है सत्ता पक्ष देखना चाहता है अपने सामने। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस जैसा एक बहुत ही मजबूत, जिसने देश पर सर्वाधिक शासन किया और उनके कई प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो लोग आज नेपथ्य में जा रहे हैं। उनकी नीतियों के जो पार्टी अपना एक अध्यक्ष नहीं खोज पाई, 19 सालों से सोनिया जी के कंधे पर यह भार दिया गया है, आज तक एक पूर्णकालिक अध्यक्ष उनको अब नहीं मिल पा रहा है। बेचारी सोनिया जी बीमार होते हुए आज उसका निर्वहन कर रही हैं। तो आप इससे सोच सकती हैं कांग्रेस किधर जा रही है और उनके नेता और नीति कहां रही है। ठीक है, जावेद जी कुछ कहना चाहते हैं? देखना जी, भारतीय कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है कि हमारे यहाँ सुना जाता है, उसके लिए अलग अलग मंच हैं। लेकिन मल्हनी में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई, क्या कोई कार्यकर्ता भाजपा का अपने मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर दल में रह सकता है? वहाँ विमर्श नहीं है, वहाँ तो नागपुर तय करता है या एक टिप्पणी तय करती है। ये कांग्रेस बताना चाहूंगा कुछ, हमारी नीत और नियत हमेशा साफ रही है। ठीक है, अश्विनी जी जवाब याद कीजिए, राजेश जी, जब वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का क्या हक हुआ था जो आरएसएस ने नामित किया था? आज वो कहीं नहीं है, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। अश्विनी शाही, मैं बताना चाहूंगा राजेश जी, अश्विनी शाही, मैं कांग्रेस के अपने साथी को दो चीजें याद दिलाना चाहूंगा। अच्छी बात इन्होंने कहा, सुना जाता है, मैं मानता हूं सुना जाता है, लेकिन 23 नेताओं ने, जिसमें कपिल सिब्बल जी थे और गुलाम नबी आजाद जी थे, ये लोग जो है वहां पर चिट्ठी लिखे हैं। आरपीएन सिंह और किसी को उत्तर प्रदेश से राज बब्बर जी थे, इन लोगों को किसी भी समिति में शामिल नहीं किया जाता, ये सुनवाई का अंदेशा है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, 13 साल तक माननीय जनार्दन द्विवेदी जी इनके संगठन महासचिव थे राष्ट्रीय, उनके बेटे ने दिल्ली में चुनाव था, उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। यही इनका आंतरिक लोकतंत्र है, यही सुना जाता है। आखिर दूसरे पर अच्छा लगता है और उंगली जो है ऐसे नहीं उठानी चाहिए। अभी बहुत से उदाहरण बाकी हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस के भाई को अपने। ठीक है, कपिल जी होते हैं पार्टी के अंदर। चलिए मैं दोबारा आता हूं आपके पास। कपिल जी, उत्तर प्रदेश में हर दल अपने अपने तरीके से अब रणनीति बना रहा है। आप लोगों ने भी कहा कि हम बड़े दल के साथ नहीं जाएंगे, छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। ऐसे में ये जो बिखराव कहीं ना कहीं विपक्ष का नजर आता है, क्या लगता नहीं इसका फायदा सत्ता पक्ष को होगा? विपक्ष की बतौर क्या रणनीति है? क्योंकि कांग्रेस अपनी अलग लड़ेगी, बीएसपी अलग होगी, समाजवादी पार्टी अलग होगी। चलिए, सबकी अपना तरीका है चुनाव लड़ने का, लेकिन आप कैसे देखते हैं 2022 की लड़ाई को? 2022 की जो लड़ाई है वो बहुत रोमांचक होने वाली है। और दूसरी चीज एक बात जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस चल रहा है वर्तमान समय में, ये अब पतनोन्मुख है। भले हमारे मित्र माने चाहे ना माने, और एक चीज का समय आता है जो कि शीर्ष पर आदमी जाता है, और उसके बाद जब वहां से पार्टी को अंदर वाले भी ठगते हैं और पार्टी जो है बाहर के अपने देशवासियों को जब ठगना शुरू करती है तो क्रमशः नीचे आती है। आज भारतीय लोकतंत्र में जो जीत है वो कोई जरूरी नहीं कि आपकी बहुमत से हो रही है, क्योंकि आप कुछ जगहों पर कम परसेंटेज पे भी जीत जाते हैं और कुछ जगहों पे ज्यादा परसेंटेज वोट लेने के बाद भी हार जाते हैं। तो अभी ये नायक अपने आप को नहीं कह सकते कि इनके यहाँ मोदी या योगी का कोई जादू चल रहा। तो वो जादू का सफर जो था हिंदुस्तान के अंदर इनका, वो समाप्त हो चुका है और ये पतोन्मुख है। अब रह गई बात 2022 की। तो 2022 के अंदर स्वस्थ लोकतंत्र भी यही है कि जो पार्टियां हैं उनके जो नेतृत्व हैं वो अपने रणनीति तैयार करें और जनता के बीच अपने कार्यक्रमों को लेकर के जाएं। हमारी क्या रणनीति होगी, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी, ये तो पार्टियों की अलग अलग है। लेकिन जनता जिस रणनीति पर विश्वास करती है वो होता है उसका
उसका विकास और उसका विश्वास ठीक है। वो जिस पर अदा करे। ठीक है कपिल जी, आपने एक बात कही, आपने एक बात ये कही कि सबकी अपनी रणनीति है और योगी मोदी का जादू नहीं चला है, बल्कि कोई भी ऐसा जिसकी परसेंटेज ज्यादा हो गई हो वो हार भी जाता है और कोई जिसकी कम आई हो वो जीत जाता है। तो यही तो कारण है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। परसेंटेज कम होने के बाद भी बीजेपी सारा जो है वहां पर फायदा ले जाती है। अगर वोट बढ़ जाएगा तो फायदा बीजेपी के पास जाएगा, अगर आपको ज्यादा मिलेंगे भी तो भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। मेघना जी, आपको मैं बिहार का उदाहरण देता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार जी बैठे हुए बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं जी। शायद मेरी बातों से वो सहमत हो जाएंगे। जब ये आपने स्वस्थ डिबेट एक रखा है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, तो मैं उदाहरण भी वहीं से दूंगा। बिल्कुल। महागठबंधन इनका बना था, एक एनडीए का गठबंधन था और एक यूपीए का गठबंधन था। दोनों ने चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती, इसके पीछे अगर आप झांक करके देखेंगे तो सबसे बड़ा आपको दो कारण नजर आएगा। एक तो शासन प्रशासन की धमक और दूसरा ओवैसी को जो इन्होंने अपनी बी टीम बना के खड़ा करके वोट का विभाजन करा दिया। तो ये ओवैसी जैसे लोगों को कहीं ना कहीं पर हर तरीके से, क्योंकि ये विश्व की सबसे धनी पार्टी है। लेकिन सर ओवैसी जी को भी तो ये राइट है ना चुनाव लड़ने का, लोकतंत्र में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, उनकी भी राजनीतिक पार्टी है। लड़े हम उनके हम ये कहाँ कह रहे हैं कि ये राजनीतिक अधिकार तो फिर हम उनका बी टीम कहना, ए टीम कहना, ये कितना ठीक होगा? ये तो कहना पड़ेगा, ये कहना इसलिए पड़ेगा कि देखिए सीधी सी बात है, जब एक शुद्ध धर्म की राजनीति करे और दूसरा वाला शुद्ध विशुद्ध धर्म की राजनीति करता है और दोनों ही सहिष्णु नहीं होते तो वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बुरे होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए विकास परक कोई काम नहीं कर पा रही है, वरना देश की जीडीपी -23.9% ना होती और बेरोजगारी 40% ना होती और शिक्षित बेरोजगार आत्महत्या करके किसानों से आगे ना निकल जाते। तो इससे बुरे दिन और कुछ नहीं आ सकते हैं। उसका कारण यही है कि जब जनता धर्म के नाम पर जिताती रहेगी और इनकी कट्टरता को बढ़ाती रहेगी तो जनता कहीं ना कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती रहेगी। और ये कुल्हाड़ी मारने का, मरवाने का काम भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जैसे लोग कर रहे हैं, जो जनता के विवेक पर एक ऐसा आवरण रहते हैं धर्म का, जिसके कारण आदमी सारा अपनी अच्छाई भूल जाता है। ठीक है कपिल जी, राकेश जी का जिक्र किया, उन्हीं से विश्लेषण हम लोग लेते हैं। राकेश जी देखिए, यहाँ पर जो जिक्र बार बार किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि आखिर बीजेपी जीती क्यों, बल्कि जरूरत यहाँ पर इस चीज की है कि आखिर महागठबंधन हारा क्यों, उसका जिक्र किया जाए। आखिर कांग्रेस का परफॉर्मेंस जिस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको देखा जाए, उसकी समीक्षा किया जाए, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है। किया ये जा रहा है कि बीजेपी जीती क्यों है आखिर। शायद राकेश जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन यही बात अजय जी आपसे समझना चाहेंगे, जो राकेश से सवाल था, क्या तस्वीर आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि यदि हम पिछले कुछ चुनावों को उठा के देखते हैं तो इसमें एक सवाल उठता है जो अभी पूरे सभी लोगों को सुना, मैंने समझा, क्या बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है या घटी है, या फिर बीजेपी की जो राजनीतिक कौशल है उसमें बदलाव आया है? तो हम जो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता घटी है और राजनीतिक कौशल बढ़ा है। ये बिहार के चुनाव से भी समझ में आता है। और बिहार और इसको लेकर आप जितना कांग्रेस को सोचने के लिए कह रहे हैं या आरजेडी को सोचने के लिए कह रहे हैं, वहीं बीजेपी को आत्ममंथन करना है बिहार के चुनाव से कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, अगर जैसे भी कपिल जी कह रहे थे, मैं आपको उनको बता देता हूँ, लगभग जो है बिहार चुनाव के अंदर 24.42 से गिरकर जो है 19.5% इनका जो है वोट परसेंटेज रह गया, लेकिन सीटें बढ़ गई हैं। वहीं पर यदि हम 2019 के चुनावों की बात करें, उसमें जिस तरह से पार्टी जीत कर आई और उन्होंने किया उसके बाद 5 राज्यों के उपचुनाव हुए 2020 में, इनके जो है 16.5% वोट कम हो गए हैं। ये गिरावट है इनकी। और बिहार में से 12.5% वोटों का मतों का नुकसान हुआ है, जो बताता है कि आपका वोट परसेंटेज घट रहा है और आपकी लोकप्रियता घट रही है और आपकी सीटें बढ़ रही हैं, जो राजनीतिक कौशल के बारे में बताता है। इसका ताजा एग्जांपल मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया है कि आपका जो सीधा टारगेट है वो है यूपीए, कि आप यूपीए को कैसे हरा सकते हैं, कैसे आप उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो आप एनडीए तो जीत रहा है लेकिन यूपीए हार रहा है, लेकिन जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जो है वोट परसेंटेज जो है वो कम है। तो बिहार चुनाव जो है यही बता रहा है। और इसकी रणनीति बीजेपी ने अपने लिए, बंगाल के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए तैयार की होगी कि हमारा जो वोट परसेंटेज है वो डाउन नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है,
कांग्रेस के अंदर ये अंतर्कलह जो है, ये कांग्रेस संगठन की, जो कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं, कपिल सिब्बल कांग्रेस को के ऊपर निशाना नहीं साध रहे हैं। कपिल सिब्बल परिवारवाद के ऊपर निशाना साध रहे हैं, वंशवाद के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि ये कांग्रेस जो है किस तरीके से जो है राहुल गांधी के अलावा या प्रियंका गांधी के अलावा दूसरा विकल्प नहीं तलाश पा रही है। और राहुल गांधी जो है जैसे विजिटिंग फैकल्टी होता है, विजिटिंग का अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं और ऐसे वक्त में छुट्टियों पे चले जाते हैं, पिकनिक पे चले जाते हैं जब उन्हें होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि राहुल गांधी जो है एक तरह से एक्टिव नहीं है, बिखराव नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश में फैला हुआ है, काम करता है, लेकिन जो सीनियर लीडर्स हैं जो अपनी पॉलिटिकल इच्छाएं पूरी करने के लिए इधर से पार्टी में जाते रहते हैं। जैसे अभी कुछ से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं एक पूर्व सांसद जो है उत्तर प्रदेश में। तो ये यहाँ पर समझना है और कांग्रेस को ठीक वैसे ही रीइन्वेंट करने की जरूरत है जैसे कि दो पार्टी से लेकर यहां तक जो है बीजेपी पहुंची है। आपको क्या अब आपको अगर याद हो, जब 2 सीटें आई थी तो अटल, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने एक जो है मीटिंग बुलाई और कहा इसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है। मंथन करने के बाद एक रिपोर्ट मंगाई गई, रिपोर्ट के उसको एग्जीक्यूट किया गया और आप देखें उसके बाद वो पार्टी 2 सीटों से लेकर कहां पहुंची है। तो ये जो 70 साल का सफर है, 70 साल के अंदर बीजेपी यहां पहुंची है। 2014 से अब सत्ता में है, 6 साल से तो 7 साल की हम बात करते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी उस तरह से अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए तैयार है? हाँ, इसी बात को राकेश से समझेंगे। राकेश जी, क्या अब कांग्रेस को शून्य में जाने की जरूरत है और वहां पे जाके एक नई रणनीति और अपने लिए नंबर्स जो हैं वो बनाने की तैयारी करनी होगी, यानी 0 से 0 में जाके एक नई रणनीति बनानी होगी? कहां देखते हैं आप कांग्रेस को मौजूदा वक्त में, जो अस्तित्व हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जो सवाल उठाता है कांग्रेस पे? जी राजेश जी, देखिए अगर हम बात करें कि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति, तो ये बात स्पष्ट है कि जैसी स्थिति उसकी पहले थी उससे थोड़ी सी बेटर स्थिति में अब कांग्रेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें कि 2014 के चुनाव की, 2019 के चुनाव की, इस पूरे जो 6 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति 2014 में देखने को मिली थी, उसके बाद कुछ प्रदेशों में स्थिति सुधरी। जैसे कि आप देखें, आप छत्तीसगढ़ देखें, आप मध्य प्रदेश देखें जी। लेकिन इन सभी स्टेटों को कंपैरिजन में यूपी की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन है, क्योंकि उसके कुछ मापदंड हैं। उदाहरणतः अगर मैं बात करूं तो यूपी के अंदर लगभग 2022 का जब चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी को यूपी की सत्ता से दूर हुए लगभग 32 साल हो जाएंगे कि वो यूपी की सत्ता से दूर। सबसे पहला और मुख्य कारण यूपी के चुनाव के लिए ये रहेगा। जिस तरीके से अगर आप देखें, अगर हम दिल्ली की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दिल्ली के अंदर लगभग 22 साल से सत्ता से दूर। जब कोई पार्टी किसी प्रदेश के अंदर काफी समय से सत्ता में नहीं होती तो उसके पास वहां पे कार्यकर्ताओं की गिनती कम हो जाती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। जो पार्टी पिछले 32 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर काबिज नहीं है तो वो छोटे कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ता कौन होते हैं? कार्यकर्ता एक सामाजिक लोग होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को लोगों के कुछ काम कराने होते हैं। आप सोचें कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के गांव में, तहसील के, कस्बे के, पंचायत के काम कैसे कराएंगे? जब तक आप लोगों के काम नहीं कराएंगे, लोगों का आप पे विश्वास नहीं होता है। तो कांग्रेस पार्टी के पास कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जमीनी कार्यकर्ताओं की भी कमी है, उनका जनाधार भी कम हो चुका है। क्योंकि अगर आप वोटिंग परसेंटेज पे देखें तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस बार का जो उपचुनाव 7 सीटों पे था उसमें से कांग्रेस 6 सीटों पे लड़ी, क्योंकि एक सीट पे होता नॉमिनेशन कैंसिल किया था। उन 6 सीटों में से भी एक सीट पे वो सेकंड नंबर पे रही और बाकी 2 सीटों में मेरे ख्याल से लगभग वो 30वें नंबर पर रही। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास वोट बैंक पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनाधार कांग्रेस के पास होना चाहिए उसमें कमी है। लेकिन मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव, अगर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी हो या वो कोई और राजनीतिक दल हो, अगर वो बीजेपी के सामने चुनाव लड़ना चाहता है तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि उनके वोट बटे ना। क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी जो एक खूबी है वो यही कि बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है
वो कम नहीं हो रहा, बाकी वोट्स जो हैं वो पार्टियों में बट जाते हैं। जी तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर बहुत ज्यादा इनके लिए पॉजिटिव है, जिससे कि बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती है। और जैसा कि ओवैसी की पार्टी जो थी, ओवैसी की AIMIM उत्तर बिहार में चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद उनका मनोबल काफी बढ़ा और उन्होंने मीडिया के माध्यम से आगाज किया कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का भी चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर वो चुनाव में आते हैं तो सीधे तौर पे जो नुकसान होगा वो कांग्रेस को, सपा को या और किसी राजनीतिक पार्टी को हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी मुद्दे हैं जो आज की जो डिबेट का आपका जो विषय था 2022 का चुनाव, निश्चित तौर पे 2022 का चुनाव बहुत रोचक रहेगा, क्योंकि फाइट जो है वो बीजेपी वर्सेस किसी एक दल में नहीं होगी। सबसे बड़े दल के साथ 2-3 दल और भी होंगे जो आपस में लड़ रहे होंगे। तो राजनीतिक गणित बैठाया जाएगा हर पार्टी के द्वारा और परिणाम उसी टाइम पता चलेगा। ठीक, कपीश जी टिप्पणी करना चाह रहे थे, कपीश श्रीवास्तव। जी मैं जो है अजय शर्मा जी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, उन्होंने जो विश्लेषण किया बहुत लाजवाब विश्लेषण, और इसी बात को मैं कह रहा था कि जहां मत प्रतिशत ज्यादा हो कोई जरूरी नहीं है कि लेकिन अभी राकेश जी बात कर रहे थे, अजय जी ने उनसे पहले बताया था, अभी जो आप सुन रहे थे वो राकेश जी को। हम अभी राकेश जी पे आएंगे, अभी हम अजय जी की बात कर रहे हैं। ठीक, यही बात मैं कह रहा था कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का भी वोट प्रतिशत बिहार के अंदर करीब 6 से 7% गिरा है, और राजद और इनका यूनाइटेड जनता दल यू का जो है वो और ज्यादा करीब 12-13% गिरी है। बावजूद इसके कांग्रेस का 9% हुआ, वो बढ़ा है पहले से, लेकिन कांग्रेस की सीटें घट गई क्योंकि इनकी स्ट्राइक रेट जो थी वो डाउन चली गई। इन्होंने ज्यादा सीटें ले ली और उसको अपने संगठन के वजह से मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता होने चाहिए वो वहां नहीं। इसी को आप रिकलेक्ट करके जोड़ लीजिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, जब कांग्रेस कम सीटों पे लड़ती है और जहां पे उसके सारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से निकल के आते हैं और उन डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहां इनका कुछ बेहतर प्रदर्शन हो जाता है। तो ये चीजें कांग्रेस को देखनी चाहिए कि देखिए इंडिया के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है तो एक नेशनल पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस जो सामान्य सोच के लोग हैं उनको कैसे लेकर के चले, ये एक बहुत पहले मैंने टीवी डिबेट में 2019 में भी कांग्रेस के लोगों से कहा था और नेताओं से अपील की थी कि आपको भी माइक्रो मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा और आपको भी त्याग करना पड़ेगा। लेकिन अब ये कांग्रेस के अंदर की चीज है कि वो अन्य अपने सामान्य विचार के दलों को क्यों नहीं एक साथ रख पाए, आखिर क्या कारण था, तो वो आत्ममंथन करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज भी इनका जो उपचुनाव रहा है वो केवल 7% का वोट ही रहा है, तो इसलिए इनको विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर विपक्ष की एकता किसी के हाथ होनी चाहिए मजबूत, तो कांग्रेस को सबसे पहले इस पर विचार करना चाहिए। और कांग्रेस अगर उचित विचार करके समान विचारधारा के लोगों को समेट नहीं पाती है तो ये विफलता किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की मानी जाएगी, क्योंकि बड़ा दल वही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि राकेश भाई ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। मैंने तो आपको इससे पहले जब वो नहीं बोले थे तो भी मैंने कहा था, क्योंकि उनका विश्लेषण बहुत अच्छा जाता है। लेकिन मैं एक बात सीधी बात कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन इसलिए करना चाहिए कि अजय शर्मा जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी इन बातों को रख रहे हैं। बहुत से वोट उनकी लोकप्रियता घटी है और रणनीतिक विजय इस वजह से भी है कि जब कोई विश्व की सबसे अमीर पार्टी होती है और धन बल के ऊपर करोड़ों अरबों का प्रचार लगाती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, चाहे कार्यकर्ताओं पे, चाहे ग्राम प्रधानों के और अन्य के माध्यम से जो ये पीछे से मैनेज करते हैं, और चाहे एक जो है एक ऐसी पार्टी ग्रुप बी की खड़ा कर देते हैं अपनी, जो धर्म को धर्म में लड़ाती है, तो उसका ये सीधा फायदा उठाएं, यही इनकी रणनीति की रही है। ठीक है कपीश जी, इस पर पूरे देश को विचार करना चाहिए कि विकास चाहिए या धर्मांधता, ये हमारे पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा। ठीक है कपीश जी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, आत्ममंथन बीजेपी को करना चाहिए, लेकिन उससे पहले बाकी दल हार क्यों गए, इसका आत्ममंथन इसलिए जरूरी क्योंकि जो जीतता है राजनीति में आखिरकार वही सिकंदर होता है। जावेद जी आपका रुख करती हूँ मैं। देखिए जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व को लेकर, ठीक है कपीश जी, जो जीतता है वही सिकंदर होता है, ऐसा नहीं है। इसी सिकंदर को भारत के एक मनीषी ने समझाया था कि तुम चक्रवर्ती सम्राट कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है।
तुमको देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, और तुम एक सूखे चमड़े पे खड़े होकर के देखो, तुम्हारा पांव जिस जगह चमड़े पर होगा दूसरे तरफ से चमड़ा उठ जाएगा और उस जगह दूसरा व्यक्ति। लेकिन कबीर जी यहाँ पर थोड़ी स्थिति थोड़ी सी अलग है ना, वोट परसेंट भले ही कम हुआ है लेकिन बीजेपी को तो वोट काफी ज्यादा मिला है ना। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी को मंथन करना चाहिए, समझ रही है इनको कि ये 4200 करोड़ रुपए का कार्यालय कैसे बन रहा है, ये 6 वर्षों में विश्व की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन रही है। कोरोना काल में अंबानी विश्व के 4थे नंबर के बाद। बिल्कुल बड़े सवाल है आपके, अश्विनी जी जवाब देना चाहते हैं, ठीक है। 3 महीने के अंदर जो है कोरोना काल में जहाँ देश डूब गया आर्थिक रूप से, वहाँ जो है अंबानी किस तरीके से 3 ही महीने के अंदर उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए कमा लिए, ये बताना पड़ेगा ना। बिल्कुल कबीर जी, बड़े सवाल है आपके, अश्विनी जी जवाब देना चाह रहे हैं। जादू है अश्विनी जी। कपिल जी आपसे बड़े विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि आत्ममंथन की आवश्यकता जो है भारतीय जनता पार्टी को है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मंथन करती रहती है। जब चुनाव हम जीते हैं या हारे हैं, हमने दूसरे दिन ही आत्ममंथन किया है। हमने पिकनिक नहीं मनाया है कि हमको दूसरे को कहने का मौका मिले कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। हम आत्ममंथन करते हैं और आत्ममंथन हम करवाना चाहते हैं। सपा से भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि 6 सीट उत्तर प्रदेश में हमने जीता है, रिटेन किया है, और 1 सीट आपने जीता है। अपना वोट परसेंटेज आप देखिए, दूसरे उस पर आत्ममंथन करिए। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव देखिए, हम लोगों ने बिहार चुनाव जीता और हमारा कारवां बंगाल की तरफ बढ़ गया, तो हम तो आत्ममंथन करते रहते हैं। हर दूसरे दिन चुनावी मूड में रहते हैं हम। हमारे दल के राष्ट्रीय नेता कभी खाली बैठकर कोई पिकनिक की बात नहीं करते हैं। हमारे दल के राष्ट्रीय नेता हमेशा सोचते हैं कैसे देश का भला हो, देश हित कैसे हो। और आज के डेट में कांग्रेस के प्रादुर्भाव जो खत्म होने का, जो अस्ताचल में जाने का एक सबसे बड़ा कारण है कि उन लोगों ने देश हित में जितने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए उनका विरोध करना शुरू किया। जिसमें ताजा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, ये पुकार गैंग बन गया। वो 370 जो भारतीय जनता पार्टी ने देश हित में हटाया, उसको लगवाने के लिए पाकिस्तान की मदद, यूनाइटेड नेशन की मदद और चाइना की मदद लेने के लिए जो पुकार गैंग तैयार हो गया। तो ये अस्ताचल में जाने का एक कारण है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे, सुन लीजिए कपिल जी, हमारे आप लोग भी जो है उस बैंक के सदस्य हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से आपने समझौता किया, और समझौता करने के बाद आपको आज समझ में आ गया, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज बोल रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस से नहीं लेंगे, समझौता करेंगे। आप देखिए, आप मंथन ठीक है अश्विनी जी, देखिए कपिल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात आप लोग खत्म कीजिए क्योंकि मुझे जावेद जी का भी रुख करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल मेघना जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र ने बहुत सही बात कही है कि जब भी कोई चुनाव होता है उसमें जीत हो या हार हो, ये जो है आत्मावलोकन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। लेकिन ये जो आत्मचिंतन और आत्ममंथन करते हैं वो देश के विकास के लिए नहीं करते। यही बहुत दुखद स्थिति है। ये जो आत्ममंथन और आत्मचिंतन करते हैं ये सिर्फ सत्ता को पाने के लिए करते हैं। सत्ता की प्राप्ति आप गलत रास्ते से करते हैं। अरे कौन राजनीतिक जब सत्ता नहीं प्राप्त करना चाहता है कपिल जी, ये बता दीजिए मुझे, आप क्या नहीं चाहते हैं? आपको अच्छा लगा, आप बाहर बैठे हुए हैं, कांग्रेस बाहर बैठी हुई है, उसको अच्छा लगता है। हर राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करना चाहता है, क्यों भाषण दे रहे हैं भाई? सबका विकास जो सरकार करती, सरकार सार्थक चर्चा में आइए। ठीक है, मैं आता हूँ, एक सेकंड। अरे जी अच्छा काम करते तो आप पुरानी जावेद कुछ कह रहे हैं, जावेद जी का आवाज उठाइए, मैं उनसे कुछ सवाल भी करना चाह रहा हूँ। जावेद जी आप कुछ कह रहे हैं? जावेद अहमद आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूं। जी आप टिप्पणी कर रहे थे? हेलो, आप सुन पा रहे हैं जावेद जी? शायद मेरी आवाज आप तक ठीक है, आप सुन पा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, एक तो आप अपनी टिप्पणी कर रहे थे वो भी कीजिएगा, लेकिन सवाल मैं ये जोड़ रहा हूं कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो पुराना कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, जो वोटर है या जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा? क्योंकि संगठन जब आपस में उलझा हुआ नजर आएगा, शीर्ष नेतृत्व पे जब सवाल उठेंगे, तो फिर उस कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो भी गिरता है, वो भी टूटता है अंदर से। और जब वो गिरेगा तो जाहिर है लोगों के साथ उसे ही मिलना है, उसे बीच में जाना है, उसे ही वोटर्स को समझाना है कि आप हमारे पक्ष में आए, हमारे साथ चलिए। तो कैसे उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा? निश्चित रूप से राजेश्वर जी जो आपने कहा है, पार्टी उस दिशा में कर रही है।
और बहुत सक्रियता से कर रही है। बहुत से दलों में तरीके के काम होते हैं जो आपको चुनाव के समय या समय आने पर दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी जमीन पर इस समय संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव की तरफ है और बड़ा काम कर रही है। जिस तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है कि वहां पर अंतरकलह, मैंने पहले कहा कि अंतरकलह नहीं है, ये आंतरिक लोकतंत्र है। उस चिट्ठी पर विमर्श हो रहा है, केंद्रीय चुनाव समिति विचार कर रही है, उस पर कोई इम्पट नहीं है। इसलिए नहीं है कि दल के नेता या कार्यकर्ता अगर सुझाव देते हैं तो उसका पार्टी के मंच पर कहीं ना कहीं उस पर चिंतन होता है, दल आत्म मंथन करते हैं। एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता निश्चित रूप से आत्म मंथन कर रहा है, आत्म विश्लेषण कर रहा है कि पराजय हमारे हाथ क्यों लगी, और हम उससे उबर चुके हैं, संगठन की तरफ बढ़ चुके हैं और निरंतर काम चल रहा है कि आप देखिएगा कि बूथ स्तर तक कांग्रेस खड़ी आपको 2022 में दिखाई देगी। जावेद जी, शीर्ष नेतृत्व की क्या तैयारियां आखिर पूरा हो जाए? शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं मजबूत, और जो है वो पिकनिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो फिलहाल 2022 के लिए शीर्ष नेतृत्व की आपकी तरफ से तैयारी क्या है? नहीं, हाँ, क्यों हमारे यहाँ बड़े नेता नहीं है? नेताओं की कमी है क्या? ये कोई नेताओं की कमी है क्या? कहीं बाजार से खरीद के नेता लाने पड़ेंगे? लेकिन वो नेता चुनाव के वक्त क्यों नहीं मैदान में सर दिखाई देते? वो नेता जब जीत जाते हैं तब तो हमें दिखते हैं। जावेद जी, 70 रैलियां भी नहीं की गई, ये कहा गया कि 70 सीटों के लिए 70 रैलियां भी नहीं की गई। आखिर क्यों नहीं की गई? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि बड़े नेता शायद नहीं है तभी नहीं की गई। मेघना जी, सवाल इस बात का है कि देखिए, जब गठबंधन होता है पूरी जिम्मेदारी होती है। वहां पर चुनाव अभियान समिति ने निर्णय लिया कि किसकी कितनी सभाएं होंगी, वो सभाएं हुई। आप हार और जावेद जी, लेकिन सवाल तो आरजेडी ने खड़ा किया है। ये सवाल आप कह रहे हैं कि पहले से डिसाइड किया गया सभाओं को लेकर। आरजेडी ने नहीं खड़ा किया। आरजेडी ने कल भी एक सीधे कहा है कि हमारा ये ऑफिशियल बयान नहीं है, ये शिवानंद तिवारी जी का व्यक्तिगत बयान है जी, लेकिन टीस तो कहीं ना कहीं निकल रही है। ठीक है, शिवानंद जी के बयान। अब आज अगर हार, राजेश्वर जी, अगर हार का सवाल है तो ये सामूहिक हार है, ये सामूहिक पूरा गठबंधन की जिम्मेदारी थी। आज नीतीश कुमार की सीटें पिछली बार से कितनी कम हो गई, उस पर भाजपा को भी सवाल खड़ा करना चाहिए, उस पर लोगों को, समीक्षकों को भी सवाल खड़ा करना चाहिए कि नीतीश कुमार चूक गए। उस चूक पर कोई सवाल न खड़ा करके नहीं जावेद जी, ये सवाल लगातार हमने खड़ा किया है कि वोट परसेंटेज जिसका भी बड़ा हो, लेकिन जेडीयू की इस बार सीट्स कम हुई है। नीतीश कुमार से नाराजगी इस बार दिखाई पड़ी है। मतगणना में जो रिजल्ट्स आए हैं, परिणाम आए हैं, उसमें नाराजगी साफ तौर पर दिखाई पड़ी है। सवाल हमने खड़ा किया है। अजय जी, वो भी तो विमर्श का विषय है क्या? वो विमर्श का विषय नहीं उस पे सर विमर्श हुआ है। उस पे हमने इस बात का भी जिक्र किया कि जो बिहार की जनता थी उसने नीतीश के नेतृत्व को नकारा है। इस बात पे हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब आप लोग कहां पे हैं? कांग्रेस कहां पे है? देश की बड़ी पार्टी कहां पे है? आज इस पे मंथन कर रहे हैं। अजय, आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्लेटफॉर्म है वो, चिंतन और आत्ममंथन हम टीवी चैनल पर डिबेट पे तो नहीं करेंगे। वो आत्ममंथन कांग्रेस का जो आंतरिक मंच है उस पर हो रहा है। जावेद जी, देखिए, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपकी पार्टी लोकतंत्र की बात करती है, और लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम जनता के लिए आवाज खड़ी करते हैं, यानी कि हम मजबूत विपक्ष चाहते हैं। इसीलिए हमारा चर्चा का विषय आज कांग्रेस को लेकर है। नैतिक दायित्व देखिए, पहली बात तो संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश के अंदर कौन दल आम जनता के लिए नजर आया? जावेद साहब सुन लीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मुख्य विपक्षी दल की स्थिति में है और हम उनसे संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है राजेश, कांग्रेस पार्टी को समझने की बहुत जरूरत है। चर्चा हम कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं। कांग्रेस को जो है एओ हयूम ने शुरू किया था, और उसके बाद महात्मा गांधी ने और नेहरू ने मिलकर से एक आंदोलन की पार्टी बना दिया, उसको बदल दिया उसको। उसके बाद हिंदुस्तान में नेहरू ने जिस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ाया वो भी हमने देखा। उसके बाद जब कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी आती हैं, और वो समय था जब इंदिरा गांधी को खुद कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, और एक दूसरी नई कांग्रेस के साथ इंदिरा वापसी करती हैं और बहुत मजबूती के साथ वापसी करती हैं। तो मेरा कहने का जो पर्पज़ है कि आप कांग्रेस को समझने की कोशिश करें कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं कि कभी सख्त फैसले नहीं लिए हैं, सख्त फैसले लिए। इंदिरा गांधी के रूप में सख्त फैसला था, लेकिन वापसी की। और कांग्रेस पार्टी बहुत सारी पार्टियों की जन्मदाता भी है।
ये भी हमें समझना पड़ेगा वापसी की। ऐसे ही आरएसएस का था, एक वो वक्त था जब जनसंघ की हम बात करते थे, लोग जनसंघ का नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जनसंघ आज जनसंघ या संघ सबसे ज़्यादा फेमस है, उसके लोग उससे जुड़ना पसंद करते हैं। तो ये मतलब आपको वापसी करनी पड़ेगी, री इन्वेंट करना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर इस वक्त वो मादा है कि वो री इन्वेंट कर सके? रही बात कपिल सिब्बल की बात करें, कपिल सिब्बल जो है एक वकील हैं, और वो जो एक ऐसे वकील हैं जो पार्टी की तरफ से कोर्ट में लड़ते भी हैं, पक्ष भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, तर्क करते हैं और करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं। तो इस बार उन्होंने जो है टारगेट कर लिया या मन बना लिया कि इस बार मुझे राहुल गांधी के विपक्ष में जो है तर्क देने हैं, और तर्क देकर जो है एक नया तरह का एक नैरेटिव मुझे सेट करना है कि पार्टी जो है वंशवाद में घिरी हुई है, परिवारवाद में घिरी हुई है, और उसको जो है वहां से बाहर निकालना है। और उधार की जो ताकत है जिसके बिहाफ पर पूरी कांग्रेस पार्टी चलती है, कभी वो राहुल गांधी की तरफ देखती है, कभी वो जो प्रियंका गांधी की तरफ देखती है, उससे बाहर निकलकर पार्टी में जो बड़े शीर्ष नेता है, चाहे वो मुकुल वासनिक हो या गुलाम नबी आज़ाद हो या कल हो, उनके रूप में एक नया अध्यक्ष देख लिया जाए जिससे कि पार्टी को सक्सेस मिले। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल है इसके लिए। जैसे कि हम कोठी बनाते हैं, कोठी की जो एज होती है 60 साल होती है, 3 पीढ़ियां उसको एंजॉय करती हैं। यही जो है एक कॉर्पोरेट के अंदर भी होता है कि आपको जब लगता है कि आपकी कंपनी को, कॉर्पोरेट को, आपका परिवार को कोई व्यक्ति नहीं संभाल सकता है, तो उसको प्रोफेशनल्स पे छोड़ देना चाहिए जिससे कि वो धंधा चलता रहे। अदरवाइज एक खड़ा करता है, दूसरा उसको आगे बढ़ाता है, तीसरा उसको एंजॉय करके खत्म कर देता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, यही मुगलों के साथ में हुआ था। अगर हम उसको हम समझने की कोशिश करें किस तरीके से मुगल साम्राज्य खत्म हुआ या इस तरह से खत्म हुआ, तो यहीं पर कांग्रेस के लिए है, यदि आपके पास में ऐसा नेतृत्व नहीं है जो कि सीरियसली काम करना चाहता है, या एक विजिटिंग फैकल्टी या विजिटिंग एक अध्यक्ष के रूप में काम करता है, या सीरियसली आत्ममंथन नहीं करता है, पिकनिक पर चला जाता है, सब कुछ करता है, तो ये जो नेता है ये इनके अंदर छटपटाहट है कि हम क्यों उधार की राजनीति, उधार की ताकत पर राजनीति कर रहे हैं, इससे बाहर निकले। हमारे पास और भी लोग हैं, आपको याद होगा पहले भी 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, उसकी तरफ भी जो है कोई इंटरेस्ट या कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया था। तो ये जो पार्टी के अंदर जो ये छटपटाहट है, क्योंकि वो देखते हैं कि यार हार रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो नए नए प्रयोग जो है कांग्रेस करती है वो वहां पर छिटक जाती है। आप देखें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इसको तटस्थ वे में समझने की कोशिश करते हैं कि जहां पर भी आस्था का विषय आता है, आस्था के ऊपर कांग्रेस को स्टैंड लेती है, तो वो जो है लोगों से नकार दी जाती है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार है, और वहीं पर दूसरी पार्टी जो है उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि अभी जितना भी हमने देखा, जो सबसे ज्यादा मुखर होकर सीए एनआरसी पे जिसने एक जो है आंदोलन खड़ा किया, कांग्रेस पार्टी थी, जिसका फायदा बिहार में ओवैसी ने उठाया, क्योंकि मुसलमानों को यह नहीं लगा कि कांग्रेस को वोट देंगे तो हमें कुछ फायदा होगा या आरजेडी को फायदा हो, आरजेडी से हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ओवैसी के रूप में उन्होंने अपना विकल्प तलाशा। तो सबसे बड़े सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस एक विकल्प क्यों नहीं बन पा रही है। कांग्रेस जिस दिन विकल्प बनना शुरू हो जाएगी उस दिन जो है वापसी कर लेगी। तो यहां पर इनको यह आत्ममंथन की आवश्यकता है। वहीं पर तो जब तक इस पे हम काम नहीं करें, अब जैसे कि अभी बिहार की बात हो रही है, बिहार पे कोई भी आरजेडी पे बात नहीं कर रहा है कि भाई आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव जीतन राम मांझी को या उपेंद्र कुशवाहा को नहीं रोक सके, क्यों अब राहुल गांधी पर टारगेट कर रहे हैं। आपने क्या जब सीटों पर सहमति नहीं बनी तो वो जो छूट के दूसरी तरफ चले गए, एनडीए तरफ चले गए। तो क्या कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर थी या ऐसा कुछ था कि उन्होंने उन सीटों पर सहमति जताई जहां पर वो जीत नहीं सकते थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो यानी कहीं ना कहीं आपकी रणनीति में चूक तो है। तो आपको तेजस्वी पर भी सवाल उठाने पड़ेंगे, कांग्रेस पर भी सवाल उठाने पड़ेंगे कि आखिरकार कांग्रेस ने उस पर सहमति क्यों जताई। अश्विनी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राकेश मैं पहले आपका रुख करूंगा, अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा। और राकेश जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज जो नेतृत्व में रहे जब सरकार में थे, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, ऐसे कई नाम हैं जिन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन अब जब ये विपक्ष में है तब उतने सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे। इसकी क्या वजह है? और अगर यही जो नेता हैं वही जमीन पर दिखाई नहीं देंगे तो फिर कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? राजेश जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं वो जमीन पर कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे। इसी का ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके की राजनीतिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें कि जैसे कि अभी आपने कपिल सिब्बल जी का जिक्र किया, आप ये देखिए कि बिहार चुनाव हुआ, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी उसमें कपिल सिब्बल जी ने एक भी रैली नहीं की, सलमान खुर्शीद जी को नहीं भेजा गया, और भी बहुत सारे नेता हैं जी। तो मेरा जो स्पष्ट तौर पर कहना है वो ये कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको अपनी
ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल इशू है कि उनके जो बड़े नेता हैं वो पार्टी से क्यों नाराज हैं, उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। अगर कोई पार्टी का बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी को कोई एडवाइस दे रहा है तो वो आंतरिक तौर पर दे रहा है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कोई भी नेता नहीं करता। तो अभी हम जो बात कर सकते हैं वो केवल राजनीतिक पार्टियों की आपसी कर सकते हैं। उसमें एक चीज आप स्पष्ट देखें, चाहे वो बिहार का चुनाव हो जो अभी बीत चुका है, कि बिहार के चुनाव में जिस तरह की कांटे की टक्कर मिली उससे ये चीज तो स्पष्ट हुई कि कहीं ना कहीं लोगों को किसी एक पार्टी का विकल्प कुछ और चाहिए था, लेकिन उन्होंने जेडीयू पे विश्वास ना करते हुए सबसे ज्यादा एनडीए के अंदर बीजेपी पे विश्वास किया, लेकिन तेजस्वी यादव को आरजेडी को भी सबसे बड़ी पार्टी बनाया। अब बात आ जाती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं है, वहां पर बीजेपी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी है, सपा भी है और कहीं ना कहीं बसपा भी है और अब एआईएमआई की उसमें दिनों पार्टियां। तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े इंटरनल अपनी पार्टी के अंदर चिंतन मनन करने का विषय है कि वो किस तरीके से अपनी पार्टी के पुराने नेताओं को, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, क्योंकि जो सीनियर लीडर्स हैं अब उनका समय नहीं है, वो ऐसे नेता हैं जो 60 और 70 प्लस के हो गए हैं, अब वो चाहकर भी राजनीति में अगर कुछ करना चाहें तो वो कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं से ये राज्यसभा चले जाते हैं, राज्यसभा में ये बैठे हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नए नेताओं की खोज करनी पड़ेगी, नए चेहरों को आगे लाना पड़ेगा और हर प्रदेश के अंदर उन्हें एक नया नेता बनाना पड़ेगा। अगर आप बात करें, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली के अंदर ना ही बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री के लिए चेहरा था जब दिल्ली का चुनाव हुआ, ना ही कांग्रेस के पास कोई चेहरा था मुख्यमंत्री के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो आज की स्थिति की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के सामने कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के सामने पेश कर सके कि हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट ये होंगे। तो ये कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सामने आके खड़ी हो जाती है। देखिए, पहली बात तो मैं आपके एक मिनट, मैं आपके इस विश्लेषण से काफी हद तक सहमत भी हूं, लेकिन आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के पास में अखिलेश यादव है, बीएसपी के पास में मायावती है, ठीक है। तो कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के बारे में, अखिलेश यादव सीएम रहे हैं, वो तो देखिए कांग्रेस के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के पहले हमें उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में समझना होगा। पहली बात, बिहार और उत्तर प्रदेश का जब कंपैरिजन करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पहली बात, बिहार में थी, यहां नहीं है। बिहार में लोग नीतीश कुमार से नाराज थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से नाराज नहीं है लोग, बिल्कुल भी। उन्होंने काम किया है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, सबसे ज्यादा विकास के काम या इंफ्रास्ट्रक्चर अखिलेश यादव सरकार में हुए थे और उनके ऊपर भी कोई दाग नहीं है। तो ये लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी बनने वाली है। कांग्रेस इसके बीच में क्या जमीन तलाशेगी, वो एक अपने आप में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो क्या रणनीति लेकर आएगी। यदि कांग्रेस पार्टी बाहर से चुनाव लड़ती है तो कहीं एलजेपी की तरह ना हो जाए और एलजेपी ने जैसे नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, ऐसी कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक, राकेश बहुत शॉर्ट में, फिर अश्विनी जी के पास जाना। राकेश जी। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा कि उनके पास यूपी में चेहरा नहीं है, लेकिन मैं सपा के लिए भी एक बात ये कहना चाहूंगा कि लगभग 2022 में चुनाव है, 4 साल पूरे होने वाले हैं, अभी तक सपा सरकार जो पिछले 5 साल चली थी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार आई, तो कोई भी ऐसा घोटाला, कोई भी ऐसा आरोप सपा पे अभी तक नहीं लगा है। तो जो उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है, मैंने आप ही के चैनल की जो लास्ट डिबेट थी उसमें कहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को अगर फाइट करनी है तो वो केवल सपा से करनी है। अब कांग्रेस और बीएसपी को देखना है कि उनकी राजनीतिक जमीन को वो कैसे उनकी रणनीति क्या होगी। ठीक है, जावेद जी की आवाज ठीक है, उनको आवाज नहीं जा रही। दूसरा, कपिश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अश्विनी शाही बहुत देर से टिप्पणी करना चाह रहे थे। अश्विनी जी। राजेश जी, अभी अजय जी बहुत बढ़िया समीक्षा कर रहे थे, उसमें उन्होंने कपिल सिब्बल का नाम लिया और ये कहा कि वो एक वकील है, उनको कुछ बोलना है, करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा अजय जी कि कपिल सिब्बल मान लीजिए, माना कि वकील हैं,
गुलाम नबी आजाद जी ने भी उनके यहाँ अपने आप अंदर विरोध किया था। प्रियंका गांधी जो उनकी राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने खुल के कहा था एक अपने इंटरव्यू में कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार से नहीं होना चाहिए। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने, जब पी चिदम्बरम ने आम आदमी पार्टी से हार के बाद जब लोगों ने खुशी जाहिर की, तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बहुत बढ़िया बयान दिया था कि हमें अपनी दुकान बंद कर लेनी चाहिए थी। शशि थरूर ने भी उसी समय एक शेर भी लिखा था, शायद कुछ था, किसी की जीत पर यूं नाज़ा है, शिकस्त खाकर भी फतह पाई है, इस टाइप से कुछ शेर कहा था उन्होंने। तो ये लोग कौन से वकील हैं? ये देखिए, कांग्रेस का एक अंदरूनी कला है जो कि हर जगह इस समय सिर चढ़कर बोल रहा है। अश्विनी जी आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक कोठी का एग्जांपल दिया, एक कॉर्पोरेट सेल का एग्जांपल दिया मैंने, और मुगल साम्राज्य का एग्जांपल दिया। किस तरह पीढ़ियां एक व्यक्ति बनाता है, दूसरी पीढ़ी उसको जो विस्तार देती है, तीसरी पीढ़ी उसको एंजॉय करती है, चौथी पीढ़ी उसको खत्म कर देती है। तो कांग्रेस पार्टी को भी ऐसी समझना पड़ेगा कि आखिरकार जिस राजनीति को नेहरू परिवार ने खड़ा किया, जिसको इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया, राजीव गांधी ने उसको एंजॉय किया, लेकिन अब जो पीढ़ी है क्या उसको खत्म कर रही है? क्या कांग्रेस आत्महत्या कर रही है? इसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है और उनको बीजेपी से सीख लेनी चाहिए। जिस तरह 2 सीटों से लेकर 2014 तक जिस तरह से 300 सीटों पे आगे वो आए हैं, रणनीति कैसे बनाई जाती है वो सीख लेने की जरूरत है। परिवारवाद से बाहर निकलने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। कपिल श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के आंतरिक मामले में मैं नहीं बोलना पसंद करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, फिर दोबारा हम दोहराते हैं कि देखिए 2019 में समाजवादी पार्टी ने बहुत ही सकारात्मक रूप से एक गठबंधन वो उत्तर प्रदेश के अंदर लाना चाहती थी, जिसमें बसपा, रालोद, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सीटों की बार्गेनिंग पर अपने आप को पीछे खींच लिया, और शायद अगर वो थी तो आज तस्वीर दूसरी होती उत्तर प्रदेश के अंदर। बावजूद उसके मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ बात एकदम खुल करके हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं, जावेद भाई भी सहमत हो सकते हैं। मैं बिहार के अंदर एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस ने वहां पर राजद से, क्योंकि लालू जी थे नहीं, तेजस्वी थे, वो अच्छे लीडर तो हैं, लेकिन जहां तक संगठनात्मक सीट के बंटवारे की बात थी, वो अपने आप को कांग्रेस पे कायम नहीं रख पाए और कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ले ली। बिल्कुल। और वो ऐसे जगहों पे ज्यादा सीट ले ली कि वो ज्यादा हारी। अगर वो राजद के पास गई होती या जितेंद्र राम मांझी और अन्य लोगों को ये अपने महागठबंधन में लाने के लायक हो गए होते, और तो भारतीय जनता पार्टी भले कितनों पैसा खर्च करके ओवैसी को खड़ा करे, उसका विकल्प नहीं होता, वो जीत जाते आराम से। क्योंकि इन्होंने आज भी जो इनसे वहां सरकार बनाई है, 12 सीटें ऐसी रही हैं जहां शासन की धमक दिखाई। चलिए, बिल्कुल, यानी अभी मंथन की बहुत जरूरत है, समीक्षा की बहुत जरूरत है, और जरूरत इस बात की भी है कि एक मजबूत विपक्ष सामने खड़ा हो, ताकि लोकतंत्र के लिए और लोगों के लिए वो अच्छा होता है, और ऐसे में जरूरी है कि जो विपक्ष है वो मजबूत हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया, अश्विनी शाही, कपिल श्रीवास्तव, जावेद अहमद, राकेश कुमार और अजय शर्मा, आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि आखिर 2022 की जो लड़ाई होगी वो कितनी रोचक होगी और कौन किसे टक्कर देगा, कांग्रेस कहां खड़ी है और क्या उसका अस्तित्व है, किस तरीके से लड़ाई के लिए तैयारी की जा रही है। कई सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में